Hello, dear friends. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. होम एकेडमी यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में, जो कि आपकी अकाउंटेंसी से रिलेटेड है। यहाँ पर हम जानेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में, इनकी क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है और इनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको याद रखने हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसे हम जानते हैं, हमारे पास ये एक पर्सन है, इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। अब ये बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में भी जा सकता है, ये बिजनेस आगे बढ़ भी सकता है और ये बिजनेस जो है वो बंद भी हो सकता है। बट जब बिजनेस एक्सपेंड होता है, कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी आप स्टार्ट करते हैं, ये फ्यूचर में जो है ये कंपनी जो है वो एक्सपेंड होगी, आपका बिजनेस जो है वो एक्सपेंड होगा। सो it goes beyond the capacity of one person to provide the capital and manage the affairs of the business। तो एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपका बिजनेस जो है वो ग्रो हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, कि एक इंसान की कैपेसिटी से बाहर हो जाता है कि उस बिजनेस के लिए कैपिटल, पैसा भी प्रोवाइड करे और उसकी मैनेजमेंट भी कर सके। तो यहाँ पर जो है पार्टनरशिप जो अकाउंट है, इसकी नीड जो है वो ज़रूरत आती है, इसकी नीड जो है वो महसूस की जाती है। सो अ नीड इज फेल्ट टू कंबाइन हिज हर एफर्ट एंड कैपिटल विद दोज ऑफ अनदर पर्सन। अब इस पर्सन जो ए है, ये पर्सन ए है, इसके पास अपना कैपिटल है, अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है, अपने कुछ स्किल्स है। इस स्किल्स को अगर ये दूसरे पर्सन को पार्टनर बना देता है, जिसके पास भी पैसा है बिजनेस को आगे चलाने के लिए, और इसके पास भी कुछ ऐसी स्किल्स है जिससे बिजनेस आगे ग्रो हो सकता है, तो ये आपस में जो है वो एक एग्रीमेंट के तहत जो है वो पार्टनर बन जाते हैं। तो एक कंपनी में मिनिमम जो है दो पार्टनर जो है होते हैं, ठीक है। चाहे तो सिंगल पर्सन की कंपनी है, बट अगर पार्टनरशिप की बात करते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो मिनिमम दो पर्सन होते हैं। सो दिस गिव्स राइज टू द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और यहीं से शुरुआत होती है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें पार्टनरशिप को हम कैसे अब डिफाइन करेंगे, तो ये हमारे पास डेफिनेशन है। पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वेयर टू और मोर पर्सन जॉइन हैंड, जहां पर दो या दो से ज्यादा जो है इंसान हाथ मिला लेते हैं किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें हैं, दे शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज, दे शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट अमंगस्ट देम। अब यहाँ पर जो है आपस में ये पार्टनर बन गए, इन्होंने अपना हाथ मिला लिया। अब इस बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है, तो ये प्रॉफिट जो है एग्रीमेंट के तहत जो भी इन्होंने आपस में शेयर करना होगा, ये कर लेंगे। एग्रीमेंट पहले ही किया जाता है कि आपका 50-50% होगा या 40-50% होगा, या इस तरीके से जो भी जिस भी रेशियो में इन्होंने अपना एग्रीमेंट किया होगा, उसके तहत ये अपना प्रॉफिट भी जो है वो बांट लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर लॉस होता है, तो लॉस भी जो है वो आपस में एग्रीमेंट के तहत जो रेशियो होता है वो बांट लेते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी लॉसेस होते हैं, जहां पर कुछ ऐसे भी पार्टनर होते हैं जहां पर वो लॉस शेयर नहीं करना चाहते, ठीक है, फिर प्रॉफिट ही शेयर करना चाहते हैं, बट कैपिटल और बाकी चीजें प्रोवाइड करते हैं। बट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इनके बीच में क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये वर्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट है, एग्रीमेंट का। तो एग्रीमेंट इनके बीच में होना चाहिए कोई भी पार्टनर बनने से पहले। चलिए, अब यहाँ पर पार्टनरशिप में हम आगे पढ़ेंगे। एक हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आता है 1932 में, जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आता है। इसमें जो है कुछ सेक्शंस है, और इसी में जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म भी की जाती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 के जरिए। और इन्होंने जो डेफिनेशन दी है हमें पार्टनरशिप की, वो क्या है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू पर्सन, ये एक ऐसा रिलेशन है इन दो पर्सन के बीच में, who agreed who have agreed to share profit of a business carried on by
all or any one of them acting for all। तो यहाँ पर जो है पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन दी गई है, एक ऐसा रिलेशन होता है दो पर्सन्स के बीच में या दो से ज्यादा पर्सन्स के बीच में, और जिनमें एक एग्रीमेंट होता है, जो पहले ही एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। पार्टनरशिप एक्ट के तहत उनका एक एग्रीमेंट होता है जिसमें वो प्रॉफिट शेयर करते हैं किसी भी बिजनेस का, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहाँ पर जो है वो अपना पहले ही एग्रीमेंट कर लेते हैं। अब जानेंगे इनकी इंपॉर्टेंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एसोसिएशन। एसोसिएशन होनी चाहिए टू और मोर पर्सन्स की। सबसे पहले पार्टनर बनने के लिए आपको दो या दो से ज्यादा पर्सन से हाथ मिलाना पड़ता है, उनसे एसोसिएशन करनी पड़ती है। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात रहती है आपकी एग्रीमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए पार्टनरशिप इज फाउंड बाय एन एग्रीमेंट। तो याद रखेंगे, पार्टनरशिप जब भी बनाई जाती है एक एग्रीमेंट के तहत बनाई जाती है। एग्रीमेंट जो है या तो वो रिटन एग्रीमेंट होता है या तो वो जो है वो ओरल होता है, जबानी बातें की जाती है। बट जो ओरल एग्रीमेंट होता है उसका कोई भी प्रूफ नहीं रहता। बट रिटन एग्रीमेंट जो होता है इसका भी जो है, इसका प्रूफ तो होता है कि हमारे पास एक रिटन एग्रीमेंट होता है, लेकिन जो है इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, आगे हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली जो है एग्रीमेंट और पार्टनरशिप के बारे में हम बोल रहे हैं कि इनके बीच में जो है वो रिलेशनशिप होता है। अब ये रिलेशनशिप जो होता है वो किस किस के बीच में होता है, दो पर्सन के बीच में होता है। और वो कौन कौन से दो पर्सन हो सकते हैं, जो आपस में एग्री होते हैं कि हम कोई भी बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सो इट मे कंटेन द टर्म्स ऑफ शेयरिंग द प्रॉफिट एंड द कैपिटल टू बी इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर। अब जो एग्रीमेंट होगा इसमें पहले ही बातें की गई होगी कि कितनी कैपिटल जो है पार्टनर ए शेयर करेगा, ये पार्टनर ए हमारे पास है और ये पार्टनर बी हमारे पास है, कि एक पार्टनर ए कितना कैपिटल शेयर करेगा, कितना इन्वेस्ट करेगा, पार्टनर बी कितना इन्वेस्ट करेगा, ये कितना प्रॉफिट लेगा और ये वाला पर्सन कितना प्रॉफिट लेगा। तो यहाँ पर इन पे पहले ही एग्रीमेंट होगा। बट आपको याद रहे एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका निकलता है। अब पहला आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा, द रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। हमने बोला जो एग्रीमेंट होगा वो ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। बट ऐसा एग्रीमेंट आपको पूछा जाएगा, द एग्रीमेंट द रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज, तो क्या कहेंगे उसे। रिटन एग्रीमेंट जो होगा उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड कहा जाता है रिटन एग्रीमेंट को। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे। अब बात है कि पार्टनरशिप पार्टनर बनने के लिए किसी भी फिर्म में, पार्टनरशिप में अगर कोई भी आप कंपनी चला रहे हैं तो उसमें कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है, कितने पर्सन जो है उस कंपनी को चला सकते हैं। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। सो देयर नंबर ऑफ पर्सन की अगर हम बात करते हैं, याद रहे आपको नंबर ऑफ पर्सन जो होंगे, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। मिनिमम अगर हम बात करते हैं, मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए बच्चों, दो पर्सन होने चाहिए मिनिमम टू फॉर्म द पार्टनरशिप। कोई भी पार्टनरशिप चलाने के लिए मिनिमम जो है वो दो पर्सन होने चाहिए। बट अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम की बात करेंगे, ऐसी बात नहीं कि मैक्सिमम जो है वो इन्फिनिटी तक होगा, अनलिमिटेड होगा। तो यहाँ पर नंबर, मैक्सिमम नंबर भी फिक्स किया जाता है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फिर्म कैन बी 50, जो है वो 50 होती है, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। 2013 में एक कंपनी एक्ट पास किया गया है, उसके मुताबिक जो है गवर्नमेंट ने जो है वो मैक्सिमम जो है नोटिफाई किया है वो 50 होते हैं। तो अगर हम अंडर कैपिटल एक्ट की बात करेंगे जो 1956 में था, वो कहता है कि अगर हम बैंकिंग की कंपनी कोई चला रहे हैं तो वहां पर मैक्सिमम पार्टनर 10 होंगे, और अगर आपकी ऐसी कंपनी है जो नॉन बैंकिंग है तो मैक्सिमम पार्टनर 20 होंगे। फिर जो कंपनी एक्ट आता है 2013 में, इसने मैक्सिमम लिमिट 100 कर दी है। यहाँ पर मैंने 50 क्यों लिखा, बट इसमें एक्ट में जो है वो कितने हैं, मैक्सिमम 100 है। बट जो गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए हैं, उनको जो नोटिफाई किया है, उसमें जो है वो 50 रहते हैं। तो याद रहेगा आपको, पार्टनरशिप फिर्म कैन बी 50 अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट ऑफ 2013। मैक्सिमम लिमिट इन्होंने 50 रखी है, बट जो नोटिफाई किया गवर्नमेंट ने वो
रूल के मुताबिक 50 ही की है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्टनर जो होंगे आपस में वो क्या करेंगे, वो बिजनेस करेंगे। और ये जो बिजनेस होगा वो किस टाइप का बिजनेस होगा? द पार्टनरशिप इज फॉर्म टू कैरी ऑन बिजनेस विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो पर्पस होगा उनका मेन पर्पस होगा बिजनेस का कि हमको प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, तो मेन पर्पस ये होगा माइंड में कि हमको प्रॉफिट अर्न करना है। अब देख लीजिए, हमारे पास दो पर्सन है, ये पर्सन ए है, ये पर्सन हमारे पास बी है। अब ये दो पर्सन हैं, ये आपस में जो है वो एक एग्रीमेंट करते हैं, ये आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं कि ये हम बैंक लूटेंगे, ये हमारे पास एक बैंक है, तो बाद में हम जो है वो 50-50 शेयर कर लेंगे। सपोज ये सक्सेसफुल हो गए और इन्होंने ये बैंक लूट लिया, और बाद में जो है जब इनके पास पैसा आता है, सपोज 1 लाख आता है इनके पास लूटने के बाद, तो अब ये 50-50 कर लेते हैं। अब क्या ये पार्टनर है? ऐसे ये जो है ये पार्टनर नहीं होंगे, क्योंकि जो बिजनेस होगा वो सिर्फ लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, वो अनलॉफुल एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जो अनलॉफुल एक्टिविटी है। अगर आप प्रॉफिट तो यहाँ पर भी हो रहा है, इनके बीच में भी एग्रीमेंट है और ये भी एक से ज्यादा पर्सन है, बट ये हमारे पार्टनरशिप में नहीं आएंगे, पार्टनरशिप अकाउंट में नहीं, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है वो एक अनलॉफुल एक्टिविटी है। तो हमारे पास जो अर्निंग प्रॉफिट होगा वो लॉफुल एक्टिविटीज से होना चाहिए। सो द बिजनेस शुड बी लॉफुल। दस इफ टू और मोर पर्सन एग्री टू कैरी ऑन अनलॉफुल एक्टिविटी, अगर कोई भी गैर कानूनी काम करते हैं, इट विल नॉट बी टर्म्ड एज अ पार्टनरशिप, इसे पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अगली, शेयरिंग द प्रॉफिट। और जैसे मैंने कहा अर्निंग प्रॉफिट के लिए काम करेंगे कि प्रॉफिट ही हो, कोई भी बिजनेस इसलिए नहीं खुला जाता है कि हमें लॉस हो। ठीक है, माइंड में हमेशा पॉजिटिव थिंक रख के ही वो खोलेंगे कि हमारे को प्रॉफिट होगा, बट ऐसा मुमकिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं, द पार्टनर एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द एग्रीड रेशो। अब जो भी हमारे पास रिटर्न जो है वो डॉक्यूमेंट होगा जिसमें ये कहा जाता है रिटर्न डॉक्यूमेंट में कि हम जो है इतना इतना प्रॉफिट जो है वो शेयर करेंगे, ये आपके पास रिटर्न होगा, उसमें जो भी एग्रीमेंट किया जाएगा उसी के हिसाब से जो है वो प्रॉफिट जो है वो शेयर किया जाएगा। बट इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हो जाता है, अगर लॉस हो जाता है तो ऑल द पार्टनर हैव टू बियर इट, और सारे के सारे जो भी पार्टनर है उनको वो नुकसान उठाना पड़ेगा इन द सेम एग्रीड प्रॉफिट, इसी प्रॉफिट में, एग्रीड प्रॉफिट में, जो कि आपका शेयरिंग द रेशो होगा। ठीक है, तो बट यहाँ पर जो है कुछ ऐसे भी पार्टनर होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट ही लेना चाहते हैं, लॉस में नहीं आते हैं, बट वो भी पहले ही एग्रीमेंट में मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो एग्रीमेंट में वो उन पार्टनर्स के बारे में पहले ही मेंशन किया जाता है कि वो कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रॉफिट लेंगे, बट अगर लॉस होता है तो वो लॉस के भागीदार नहीं रहेंगे। चलिए, अगला पॉइंट हमारे पास है म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो देयर मस्ट एग्जिस्ट अ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। तो यहाँ पर जो है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होना चाहिए, क्योंकि जो भी पार्टनर है वो उस कंपनी का मालिक है। सपोज किसी कंपनी में 10 पार्टनर है, 10 के 10 पार्टनर जो है वो रेस्पॉन्सिबल होंगे पूरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और बिजनेस में अगर डाउनफॉल होता है तो वो सारे के सारे जो है रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी जो है वो एक रिलेशनशिप होना चाहिए आपस में। सो हर कोई पार्टनर एक दूसरे का एजेंट होता है। एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। एवरी पार्टनर कैन बाइंड द फिर्म एंड ऑल अदर पार्टनर बाय हिज और एक्ट। तो हर कोई पार्टनर जो है फिर्म जो है कंपनी जो है उसको बाइंड करके रख सकता है दूसरे पार्टनर से। और कोई भी पार्टनर होता है, कोई भी वहां पर लाइबिलिटी अगर होती है तो हर किसी पार्टनर पे वो उसका जो है वो भागीदार होगा। सो एवरी पार्टनर विल बी रेस्पॉन्सिबल एंड लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। अगर किसी एक पार्टनर ने जो है सपोज कंपनी चल रही है, एक पार्टनर जो है वो पैसा लेके जो है वो भाग जाता है, ठीक है, तो जो बाकी पार्टनर होंगे उनको वो लौटाना पड़ेगा, क्योंकि वो वहां पर जिम्मेदार हो जाएंगे उस बिजनेस के। अब है अनलिमिटेड लायबिलिटी, बट ये जो लायबिलिटी होगी ये कितनी होगी? ये अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। अब वो लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी मतलब कि जिम्मेदारियां। द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर, फॉर एग्जाम्पल आप एक कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, उसमें आपके 4 पार्टनर हैं, और जो है एक पर्सन जो है वो पैसा लेके जो है वो भाग जाता है, जो भी आपने फीस की कलेक्शन की है। अब जो वहां पर 3 पार्टनर होंगे,
ठीक है? वो भी ज़िम्मेदार होंगे उसके। सो लायबिलिटी जो होगी लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर एक्सेप्ट दैट ऑफ द माइनर इज़ अनलिमिटेड। हर किसी की जो है वो लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, बट अगर कोई पार्टनर आपका माइनर है, माइनर पार्टनर बन भी सकता है या नहीं बन सकता, ये हमारे जो है वो पार्टनरशिप एक्ट में जो है वो डिस्कस किया गया है। तो माइनर को किस कंडीशन में पार्टनर बनाया जा सकता है। सो लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर एक्सेप्ट दैट ऑफ द माइनर इज अनलिमिटेड। माइनर की जो है वो लिमिटेड होगी और जो बाकी है अनलिमिटेड। क्या मीनिंग है इसका? फॉर एग्जाम्पल देयर लायबिलिटी एक्सटेंड टू दियर पर्सनल एसेट। अगर कोई बिजनेस लॉस में जाता है तो पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो जिम्मेदारियां वो अनलिमिटेड हो जाती है। उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी पर्सनल एसेट बेच के जो है वो जो है जिससे जिससे पैसे लिए हैं उनको देने पड़ेंगे और जो जो नुकसान है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। अगर उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी या फिर्म की जो प्रॉपर्टी जो कंपनी है उसको बेच के भी अगर पूरा नहीं होता है, वो भी अगर इनसफिशिएंट पड़ती है, तो उन पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी जो होगी, उनको जो है उनसे जो है पैसा वसूला जाएगा और जो भी क्लेम कर रहा होगा क्रेडिटर उसको पैसा लुटाया जाएगा। तो अब बात होती है रजिस्ट्रेशन की, ठीक है? हमने देखा जो अभी हमारा पार्टनरशिप एक्ट है 1932 में पास किया, उसके मुताबिक आप जो भी कंपनी चला रहे हैं उसकी रजिस्ट्रेशन करनी होती है। बट ये रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं होती है, बट कोई भी लीगल डिस्प्यूट के वक्त इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बेटर होता है कि उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाई जाए। सर एज पर द इंडियन कंपनी एक्ट 2013 रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी होती है। तो आप रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाएंगे तो बेटर होगा, क्योंकि आगे कोई भी जो है वो डिस्प्यूट होगा उससे आप बच सकते हैं। और अगर आपके पास रिटर्न जो है वो नहीं है, रिटर्न नहीं है आपके पास कोई भी एग्रीमेंट, फिर जो भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो बातें लिखी गई है उसी को माना जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज हर शेयर टू एनीवन इंक्लूडिंग हिज हर फैमिली। अगर मैं हूँ पार्टनर और मेरी फैमिली मेंबर्स है, अगर मैं जो है अपना बिजनेस अपने शेयर जो अपनी किसी फैमिली मेंबर को देना चाहूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है? जब तक मैं बाकी पार्टनर से वो डिस्कस ना करूं, ठीक है? अगर उनकी इजाजत होती है तो ही मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा, तो बात करेंगे क्या पार्टनर फैमिली मेंबर को मान सकते हैं? हमारे पास जो है एक बिज़नेस चल रहा है, ठीक है? हमारे फैमिली मेंबर सारे उस बिज़नेस में हैं। हमारे फैमिली मेंबर उस बिज़नेस में सपोज़ हमारे पास एक बिज़नेस चल रहा है और हमारे सारे फैमिली मेंबर उसी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो क्या वो पार्टनरशिप फ़िर्म होगी? नहीं, वो पार्टनरशिप फ़िर्म नहीं होगी। पार्टनरशिप फ़िर्म के लिए ये होना चाहिए कि रिलेशनशिप भी चेक किया जाता है कि उनके बीच में जो है उन सारों के बीच में जो है वो एक एग्रीमेंट होना चाहिए। हाँ, अगर जो है एग्रीमेंट इनके बीच में होगा तो ये पार्टनरशिप फर्म मानी जाएगी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाएगी जो पार्टनरशिप में चल रही है। अगर इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो ये इंडिविजुअल बिजनेस माना जाएगा, सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस माना जाएगा कि इनके बीच में जो है वो कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। तो पार्टनरशिप के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके बीच में जो है वो एग्रीमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर रिलेशनशिप भी जो है वो चेक किया जाता है, ठीक है? तो अब हम जो है रिटर्न पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर रिटर्न पार्टनरशिप होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड कहा जाता है उसे। तो पार्टनरशिप डीड के बारे में ही जानेंगे। सो एग्रीमेंट फॉर्म द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप। अब हमने ये भी देख लिया कोई भी पार्टनरशिप है उसकी जो बेसिस है वो क्या है? एग्रीमेंट होता है। सो हम कह सकते हैं एग्रीमेंट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप। सो द रिटन फॉर्म ऑफ द एग्रीमेंट इज विच इन अ डॉक्यूमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। यहाँ पर जरा लिखने में गलती होगी। विच इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। जो भी डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप का उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। सो इट कंटेन्स पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या बातें लिखी गई होती है? इट कंटेन टर्म्स एंड कंडीशन। इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन जो है पार्टनरशिप की लिखी जाती है। रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, के जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके कंडक्ट के मुताबिक कि हमने किस तरीके से जो है वो बिजनेस करना है। इट आल्सो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर। पार्टनरशिप के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होगा उसे भी ये एक्सप्लेन करेगा। दिस डॉक्यूमेंट इसका पार्टनरशिप डीड, और इसी को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। और हर कोई कंपनी एवरी फिर्म कैन फ्रेम इट्स ओन पार्टनरशिप डीड। हर कोई कंपनी अपनी पार्टनरशिप डीड जो है अपना एग्रीमेंट बना सकती है।
इन विच जिसमें ये चीज़ें मेंशन की जाएगी कि पार्टनर के राइट्स क्या है, पार्टनर की ड्यूटीज़ क्या है और पार्टनर्स की लायबिलिटीज़ क्या है, ठीक है? तो ये डिटेल में जो है ये बातें मेंशन की जाएगी। इट हेल्प्स इन सेटिंग द डिस्प्यूट अराइजिंग अमंग द पार्टनर। अगर फ्यूचर में कोई भी पार्टनरशिप में जो है पार्टनर में डिस्प्यूट होगा, जैसे कि होते रहते हैं बिज़नेस में पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट, तो ये जो है पार्टनरशिप जो हमारी जो डीड होगी जिसमें ये एग्रीमेंट दिया गया होगा, तो इसके मुताबिक जो है फैसला किया जाता है। तो मतलब इट हेल्प्स इन सेटिंग द डिस्प्यूट अराइजिंग अमंग द पार्टनर्स ड्यूरिंग द जनरल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो क्या-क्या इसमें इंपॉर्टेंट कंटेंट्स जो होते हैं मेन मैं लिख देता हूँ। कि सबसे पहले यहाँ पर नेम एंड एड्रेस दिया जाता है पार्टनरशिप फिर्म का, कि कंपनी जो है आप बिजनेस किस एरिया में कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, उसका नेम भी होना चाहिए और एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए। नेम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, किस किस्म का बिजनेस कर रहे हैं, आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, आपका आईटी का बिजनेस है, आपका एजुकेशन सेक्टर में बिजनेस है, तो ये आपको पहले ही मेंशन करना होता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर, जितने भी पार्टनर है उनका नाम भी उनका एड्रेस भी दिया जाता है। रेशो इन विच द प्रॉफिट टू बी शेयर्ड, वो रेशो जिसमें प्रॉफिट जो है वो शेयर किया जाए, वो रेशो भी जो है वो इसमें जो है वो मेंशन किया जाता है। और फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, कितना कंट्रीब्यूट करेगा हर कोई पार्टनर, वो बातें भी पहले ही मेंशन की जाती हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ अलाउड, कितना कैपिटल जो उसने इन्वेस्ट किया उसको उस पे कितना जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा, उससे भी पहले ही मेंशन किया जाएगा। और फिर सैलरी और एनी अदर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स इफ अलाउड, कितनी अब ऐसे भी पार्टनर होते हैं जो तो खाली पैसा लगा के खुद खाली प्रॉफिट लेते हैं, बट ऐसे भी होते हैं जो वहाँ पर एक्चुअली में वर्क भी कर रहे होते हैं, तो उन पार्टनर्स को कितनी सैलरी दी जाएगी, और जो बाकी है पार्टनर जो कि काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ प्रॉफिट लेते हैं, उन्हें कितना रेम्यूनरेशन जो है और कितना दिया जाएगा, ठीक है, क्या-क्या बोनस दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं। सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट के लिए जो है ये काम आता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर लिया। सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और द डेथ ऑफ द पार्टनर, तो अगर कोई भी पार्टनर जो है वो रिटायर होना चाहता है उस यहाँ से, या तो किसी की भी अचानक डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो है क्या किया जाएगा, क्या कैसे अकाउंट को सेटल किया जाएगा, तो ये भी जो है पार्टनरशिप अकाउंट में मेंशन किया जाता है, जो कि पार्टनरशिप डीड है। सर्कमस्टांसेस इन विच द फिल्म कैन बी डिसॉल्व्ड, ऐसी बातें भी जो है सारी मेंशन की जाती हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ द फिल्म के वक़्त जो है क्या-क्या अकाउंट को कैसे सेटल किया जाएगा वो भी मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने बेसिकली पार्टनरशिप अकाउंट का जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ लिया है। आगे जो है इस टॉपिक में जो है क्या-क्या है, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज मैंने इसमें नहीं कराए, नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हो जाएँगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हम जो है हर वीडियो के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो अपलोड करते थे, बट इसमें जो है हम नहीं कर सके। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और फेसबुक से हमें जुड़ना जो है वो ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।